तो दोस्तों आपको मेरी क्लास में फिर से पुनः स्वागत है स्टडी विद आरडी। एंड यू नो वेरी वेल हम क्लास 9 ज्योग्राफी की चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि अभी हम यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली क्लासेस में मैंने आपको कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में बताया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ये वेस्टर्न घाट होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक ओरोग्राफिक रेनफॉल्स होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, आपको मालूम है कोई माउंटेन है, कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, जब उसके एक साइड से क्या आती है, रेन आती है, तो रेन क्या करती है, मतलब कि जो बादल होते हैं जिनके जो क्या अपने साथ क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को लेकर चल रहे होते हैं, तो जब वो पहाड़ के माउंटेन के एक साइड तक करते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरी बारिश क्या कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं, राइट। ओके, एक साइड कर देते हैं, तो दूसरा साइड कैसा रह जाता है, बिल्कुल क्या सूखा रह जाएगा, ठीक है। दूसरा साइड बिल्कुल सूखा रह जाएगा। तो जिस साइड बारिश होती है उस साइड क्या होती है, बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्या दिखाई देगी, वहाँ पर आपको हरियाली, यानी कि आपको ग्रीनरी आपको वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगी। तो आपको यही चीज़ आपको क्या वेस्टर्न घाट में दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या होती है, एक ओरोग्राफिक रेन आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि आपसे ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट में किस तरीके की रेन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो जो रेन होती है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल्स आपको देखने के लिए मिलेगी कि माउंटेन के एक साइड में तो खूब बारिश होगी, लेकिन माउंटेन के दूसरी साइड में क्या नहीं हुई, वो बारिश नहीं हुई, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक बाई डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ओरोग्राफिक रेनफॉल जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कोई माउंटेन है, ओके राइट, ये माउंटेन है, ओके ठीक है। अब जब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, नदी है यानी कि सी है, राइट। अब यहाँ पर जो एयर जाएगी वो इसको क्या करेगी, इसके मॉइस्चर को अपने साथ भी लेके हुए चलेगी, ठीक है। तो जब एयर फ्लो होती है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर उसमें कंटेंट होता है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जब सबसे पहले इस पहाड़ के इस वाले साइड में, राइट, जो साइड इसका क्या फेसिंग है किसकी, सी की तरफ, इस माउंटेन का, राइट, वो जैसे ही ये मॉइस्चर वाली जो विंड है जब इस वाले फेस में टकरती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, राइट। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। वो ऊपर की तरफ क्या होती है, उठना शुरू हो जाती है। तो अब क्या है, उसमें क्या है, हैवी वेट है उसका, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, मॉइस्चर है। तो वो एक टाइम के बाद क्या होता है, आपको मानो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, है ना, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो ये मॉइस्चर लेके जा रही जो ये एयर है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण क्या होता है कि फाइनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इस वाले एरिया में क्या होता है, रेन हो जाती है, रेन आपका देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इस वाले साइड में आपको इस वाले साइड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही ये बादल क्या हो जाते हैं, अब हल्के हो जाते हैं। कहाँ हल्के होते हैं, यहाँ ऊपर ये हल्के हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हुए आते हैं और फाइनली सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो यहाँ ड्रेन हो जाता है और यहाँ बारिश के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब जब ये बादल हल्के हो गए, ठीक है ना, हल्के हो गए हैं क्योंकि इन्होंने सारे के सारे क्या अपना मॉइस्चर ड्रेन कर दिया है। अब ये दूसरी साइड जो हवा होगी, एयर होगी, वो अब क्या होगी, नीचे आना शुरू होगी, राइट। और वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन बोले तो घर्षण होगा, और ये हवा फिर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हीटेड, राइट। तो ये होता है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न घाट में भी। इस तरह की जो रेन होती है उसको कहा जाता है क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके। तो हम अब अपने लेक्चर में चलते हैं, राइट, ओके। अब कहा, द वेस्टर्न घाट आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको इसलिए ये क्यों, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों यहाँ पर ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इस वाले क्षेत्र में क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तरीके के जीव जंतु अपना अच्छे से क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, राइट, ओके। वहाँ पर आपको दिखाई देगी बहुत ज़्यादा मात्रा में हरियाली आपको दिखाई देगी। इसीलिए तो वर्ल्ड की जो 8 बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक क्या है, वेस्टर्न घाट भी आता है, राइट, ओके। आपको यही चीज़ देखते हुए जब इसमें देखा गया कि यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में क्या है, आपकी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है, उस चीज़ को देखते हुए इसको यहाँ पर एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आपको मैंने नीलगिरी के बारे में पहले बताया हुआ, नीलगिरी जो कि ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट के साथ मिलाता है, राइट, ओके, ठीक है ना। तो इसी नीलगिरी
क्षेत्र को क्या कर लिया गया, एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर लिया गया 1986 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको याद रखना जरूरी है, कई बार पूछा भी जाता है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, ये 1986 में बनाया गया था, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इनके अंदर आपके बहुत सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं। तो इसमें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ता है, केरला में पड़ता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया है, राइट, ओके। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, राइट, ओके। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, इसका क्या है, एक यूनिक इकोसिस्टम है, यूनिक इकोसिस्टम है। और ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये केरला में लोकेट करता है, राइट। इतने क्लियर हुआ, राइट, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न घाट में मैं आपको नीलगिरी हिल्स के बारे में थोड़ा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में देखा, उसका चित्र देखा, वहाँ पर हमने देखा जो नीलगिरी हिल्स होती है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होती है, ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट के साथ जोड़ रही होती है, राइट, ओके। यही इंपॉर्टेंट नीलगिरी हिल्स की इंपॉर्टेंट खासियत है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स ये 3 स्टेट में के 3 जो स्टेट है उनके ट्राइजेंक्शन पॉइंट पे, जैसे कि 3 स्टेट कहाँ कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु तो ईस्टर्न घाट का वो हो गया स्टेट, वेस्टर्न घाट के क्या हो गया, केरल, कर्नाटक। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर क्या आपको ये नीलगिरी हिल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको पिछले क्लास में बताया, डोडा बेटा है, राइट, ओके। अब नीलगिरी हिल्स को क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर के एक कुरुंजी नाम का फ्लावर है, कुरुंजी नाम का फ्लावर जो कि कैसा वायलेट कलर का फ्लावर है, राइट। तो इसलिए ये फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या नाम पता है, कुरुंजी फ्लावर। इस फ्लावर के कारण इसका नाम क्या, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी हिल्स को, राइट, ओके। अच्छा, तमिलनाडु की एक टोडा ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है टोडा ट्राइब कहाँ निवास करती है, कहाँ रिसाइड करती है, तो वो तमिलनाडु में। लेकिन अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो वो नीलगिरी हिल्स में ही लाई करती है टोडा ट्राइब, राइट, ओके। अब आते हैं हम अन्नामलाई हिल्स में। अन्नामलाई हिल्स, जिसकी आपको मालूम है अन्नामलाई जो हिल रेंज है, इसमें अन्नामुदी है जो कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, ओके, राइट। आपको ये इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ओके, तमिलनाडु, ओके, राइट। तो अब जो अन्नामलाई हिल्स है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी फैली हुई है, लेकिन मेनली इसका जो मोस्ट पोर्शन है वो तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेगा, अन्नामलाई हिल्स का, ठीक है ना, ओके। इतना क्लियर हो। नीलगिरी माउंटेन के मैंने आपको पहले बताया था, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, राइट, ओके। वो ओके। बाबा बूदन आपसे पूछा जा सकता है, बाबा बूदन गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर लोकेट करती है, तो ये कर्नाटका में लोकेट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेट करती हैं, कर्नाटका में लोकेट करती हैं, इंपॉर्टेंट बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, राइट, ओके। अब आता है आपके अगस्त्यामलाई हिल्स। अगस्त्यामलाई हिल जो है आपसे, अगस्त्यामलाई हिल जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई हिल है और कार्डमम हिल्स है, इनके ठीक बीच में। अगर कहा जाए वेस्टर्न घाट में सबसे नीचे साउथ में कौन सी वाली हिल्स है, तो वो कार्डमम हिल्स है, ठीक है ना। उसके ठीक ऊपर कौन से, वो अगस्त्यामलाई हिल्स है। फिर उसके ठीक नॉर्थ में कौन से, उसके नॉर्थ में अन्नामलाई हिल्स है। तो इस तरीके से आपसे एक सीक्वेंस में भी कहा जा सकता है। तो अगस्त्यामलाई हिल जो है वो ठीक बीच में आती है। अगस्त्यामलाई हिल्स जो है ये पर्टिकुलरली कहाँ लोकेट करती है, केरला में लोकेट करती है, राइट, ओके। और ये आपको मैंने जैसे बताया, इसके नीचे जस्ट साउथ में क्या कार्डमम हिल्स इससे अटैच होती है, साउथ में है कार्डमम हिल्स, ओके। इसके नॉर्थ में क्या अन्नामलाई हिल्स है, राइट, ओके। अब अगस्त्यामलाई यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में मतलब कि जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर लिया गया था 2001 में। तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ना, क्रिएट हुआ 2001 में, ओके, राइट, इतना क्लियर हुआ, ओके। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि भाई ये बताओ हमें कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो साउदर्न मोस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा है, वो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट है। इसके बाद क्या है, कार्डमम हिल्स है, उसके बाद तो फिर कहानी ख़त्म है इंडिया की, ठीक है। तो ये इस मतलब कि इंडिया की बाउंड्री वहीं तक ही पूरी है, मतलब, ओके, राइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, द अगस्त्यामलाई हिल्स लोकेटेड साउथ फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स एंड नॉर्थ फ्रॉम कार्डमम हिल्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आता है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स जो है मेनली कहाँ, केरला में लोकेटेड है। कार्डमम हिल्स में कार्डमम क्यों नाम पड़ा, कार्डमम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्या इलायची की खेती बहुत बढ़िया से की जाती है, कल्टीवेशन कार्डमम का बहुत अच्छे से होता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, इतना याद रखना, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा क्या साउदर्न मोस्ट क्या है, हिल्स रेंज आती है, ठीक है ना, इतने क्लियर हो, ओके।
एंड यहाँ पर आपसे थोड़ा ये है कि आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि यह इसका हल्का सा जो पोर्शन है ना वो कहाँ है, तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। तो मेनली अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो केरला में लाई करती है, ठीक है। दिस हिल आर एडजेसेंट टू कन्याकुमारी रेंज, यस। और ये क्या है, यही जो हिल है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी से कौन अटैच करता है, क्या आपका अगस्त्यमलाई हिल करती है, क्या अन्नामलाई हिल्स करती है, या नीलगिरी हिल्स करती है, या कार्डमम हिल्स करती है। तो कार्डमम हिल्स क्या है, क्या करती है, कन्याकुमारी को क्या करती है, टच करती है। कन्याकुमारी क्या साउथ में है, कार्डमम हिल्स के, राइट। तो इतना क्लियर होना जरूरी है कि कन्याकुमारी के साथ कौन टच करता है, कौन उसके साथ, तो वह है आपका कार्डमम हिल्स, राइट। ओके। अब हम ईस्टर्न घाट थोड़ा हल्का सा, मैं आज एक मोटा एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो ईस्टर्न घाट है ना, ये एक डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि वेस्टर्न घाट से आने वाली जो नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबकी सब क्या होती हैं आपकी, ये सभी के सभी ईस्टर्न घाट में, सभी के सभी ईस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं, और फाइनली कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, राइट। ओके। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे का कारण ये है कि क्यों ये ईस्टर्न घाट ओके यही है, ठीक है। क्यों ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस इसलिए है कि जो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं क्या वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, ये नदियों की स्पीड बहुत अच्छी फास्ट है, ठीक है ना। तो जब ये नदियाँ क्या फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कि ये नदियाँ क्या करती हैं, बहुत बार क्या कर देती, इसका क्या कर देती हैं, अलग अलग जगह में क्या कर देती हैं, इसे डाइसेक्ट कर देती हैं, इसे काट देती हैं। तो इसीलिए ये हमें क्या एक डिसकंटिन्यूस शेप में आपको देखने के लिए मिलता है ईस्टर्न घाट। इसको काट करके और फाइनली क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या कर जाती हैं, गिर जाती हैं, राइट। इतने क्लियर हुआ, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट जो है ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, ये महानदी वैली उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेगी, वहाँ से शुरू होता है और नीलगिरी हिल रेंज तक में जाके क्या होती है, ख़त्म होती है। एक बार मैं इसको बाय डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, राइट। ओके, ये चीज़ देखिए आप, ये आपके ईस्टर्न घाट रेंज में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या उड़ीसा से शुरू हो रहा है, ठीक है, उड़ीसा से शुरू हो रहा है। ये ग्रीन कलर का जो है उड़ीसा, तेलंगाना को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, ठीक है, कर्नाटका को टच कर रहा है, तमिलनाडु को टच कर रहा है, लेकिन केरला को टच नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो ईस्टर्न घाट की जो रेंज है वो कहाँ से, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे याद रख लो। उड़ीसा से जो शुरू हुई थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो आपकी क्या है महानदी, जो क्या है आपकी महानदी जो घाटी है, महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में, वहाँ से शुरू हो रही, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले एक ही थे, ऐसे करके याद रख लो। तो उड़ीसा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए कर्नाटक तमिलनाडु तक ये चली जाती है, राइट। ओके, तो इस तरीके से इसके क्या है मतलब कि स्टेट में स्प्रेड कर रही है, मतलब ओके। तो अगली लाइन वही है, द ईस्टर्न घाट स्प्रेड अलॉन्ग द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। महेंद्रगिरी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये हाइस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है ना। तो महेंद्रगिरी क्या है, ईस्टर्न घाट की सबसे ज़्यादा ऊंची छोटी है, राइट। ओके, दे रिसीव लेस रेनफॉल कंपेयर टू द वेस्टर्न। ऐसा क्यों बोला गया है कि ये क्या करते हैं कि कम रेनफॉल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये सही बात है, ये कम रेनफॉल को इसलिए रिसीव करते हैं, आपको मालूम है कि क्या होता है कि एक साउथ वेस्ट मानसून आता है। मैं थोड़ा इसको बाय डायग्राम से अगर आपको समझाना चाहूँगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, जब भी इंडिया में मानसून आता है तो इंडिया माना ये एक डायग्राम ये है, ठीक है, राइट। ओके, यहाँ पर क्या नॉर्थ है, यहाँ पर क्या साउथ है, यहाँ पर क्या वेस्ट है, और यहाँ पर क्या ईस्ट है। तो जो मानसून आता है इंडिया में वो कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून में जो वेस्टर्न घाट है, मतलब कि इधर तो गुजरात हो गया, राइट, और इधर की तरफ आपका क्या हो गया, ये आपके वेस्टर्न घाट है, ये वाला इधर की साइड क्या ईस्टर्न घाट है। तो ये सबसे पहले जो ये मानसून है ना, ये वेस्टर्न घाट में टकरता है, यानी कि मानसून ऐसे करके आता है, राइट। ये वेस्टर्न घाट है ना, राइट, वेस्टर्न घाट है। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका मानसून टकरता है। तो ये जो मानसून टकरता है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या कर लेता है, बारिश कर लेता है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो इस वाले साइड में क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहीं आप ईस्टर्न घाट में देखोगे तो इतनी आपको यहाँ पर क्या बारिश की मात्रा आपको नहीं दिखाई देगी, राइट। ओके, तो इतने क्लियर हुआ। ओके, सेवरल प्रोमिनेंट रिवर फ्लो फ्रॉम थ्रू द ईस्टर्न घाट इंक्लूडिंग गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो हमने ये पीछे अभी देखा
कि भाई कि ये सारी नदियाँ क्या होती है ईस्टर्न घाट में बहती हैं, ईस्टर्न घाट को कट करती हैं, इसीलिए वो क्या एक डिसकंटिन्यूस सीरीज में। और फाइनली ये जो नदियाँ हैं ना बे ऑफ बंगाल में जाके क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, राइट। अगली वाली क्लासेस में मेरे फ्रेंड्स मैं आपको ईस्टर्न घाट की जो हिल रेंज है उनके बारे में आपको समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप कोशिश ये करूँगा कि आपको जो भी कंटेंट दूँ, जो भी चीज़ आपको बताऊँ अच्छे से समझाऊँ,